बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू हर घर का मौजू, हर फ़र्द का मौजू, यानी बिजली के बिल का मौजू। और हमारे साथ मेहमान हैं जनाब अवैस अहमद ख़ान लगारी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर हैं तवानाई के। बहुत शुक्रिया लगारी साहब एक बार फिर हमें वक्त देने का। और मेरा एक मौम्मा है, वो अगर आप किसी तरीके से हल कर सके। वो मेरे एक मुलाजिम का, उसकी तनख्वाह जो है वो 30,000 रुपये है, लेकिन उसका बिल जो है वो 44,000 रुपये आया है। तो इसका अब क्या करें हम? बिजली का रेट कम करें जी। यही एक वाहिद हल है, और यही हम पिछले 3-4 महीने से, जब से हुकूमत आई है, तो हमारी सियासी जमात के जो हेड हैं नवाज़ शरीफ साहब, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं, उनका पहली इंस्ट्रक्शंस यही थी कि सबसे पहले बिजली को अफोर्डेबल करें। क्योंकि बिजली के ऊपर जो बोझ है इस वक्त, सूद का, बिजली के ऊपर बोझ है, रुपए की कदर कम होने का, महंगी बिजली जिसकी वजह से हो गई है, और इस्तेमाल कम होता जा रहा है क्योंकि बिजली महंगी होती जा रही है, उसका भी उल्टा एक बोझ पड़ता है। तो वो बिजली के बिल कम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी फुल स्पीड से रवां दवां हैं, और जल्दी इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ हमारी जमात देगी ये हुकूमत। ये बिजली का बिल तो नहीं लगता जो मेरे साथ हैं, क्योंकि नाम इसकी बिजली का है, लेकिन इसमें और बद्दात बहुत ज़्यादा है जिसकी अदायगी लोगों को करनी पड़ती है। मसलन ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, ये क्या है? ये टैक्सेस हैं मुख्तलिफ। कई सूबाई हुकूमत के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है, फिर आपके सेल्स टैक्स है। तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, बाकी तो इंडस्ट्री और कमर्शियल है जो पास ऑन कर देते हैं टैक्स, अपने कारोबार में एडजस्ट करा देते हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के ऊपर 18% टैक्स है। तो हर 100 रुपए की बिजली जो वो ख़रीदते हैं सिस्टम से, उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगता है। अच्छा। तो ये सेल्स टैक्स का जो बोझ है, इसकी वजह से भी बिजली की जो कीमत है, जो औसतन हमारे लोगों को पड़ती है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, कम से कम 18 रुपये फ़ी 100 रुपये ज़्यादा जी बढ़ जाती है। अच्छा, ये दूसरा मद है टीवी फ़ी। तो पहली बहुत बात कम अमाउंट है, लेकिन वो है, ये जी पीटीवी को सपोर्ट करने के लिए है। नहीं तो पीटीवी अपने आप को ख़ुद क्यों सपोर्ट नहीं करता? करना चाहिए। ये भी, इसके ऊपर भी रीथिंकिंग हो रही है, लेकिन इसका अमाउंट गालिबन बहुत कम है, शायद 50 रुपये। नहीं, बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, आना नहीं चाहिए। अगर आए तो उसको जी करेक्ट करवाना चाहिए। और मस्जिद के बिल में भी टीवी फ़ी आ जाती है। नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। तो ये कौन ख़त्म करेंगे? आप ख़त्म इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। वो कोई इत्तफाकन अगर किसी बिल में गलत आ जाए तो वो उसकी करेक्शन होनी चाहिए, आई एम श्योर, लेकिन अक्सरियत में नहीं आता। अच्छा, और फिर आगे है जीएसटी। ये सेल्स टैक्स है ना सर, 18%। हाँ, ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो ये बिहार वाले ख़ुद क्यों वसूल नहीं करते? जो ये बिजली को एक इकोनॉमिक जी गुड समझते हैं, हर जगह यही है। लेकिन इसकी जो मुख्तलिफ ममालिक में, कहीं किसी मुल्क में इसकी जो शरह है वो इतनी नहीं है जितनी ये है, या उसके करीब है। इंडिया में मसलन एक और नाम से इसको कहा जाता है बिजली के ऊपर टैक्स को, वो 9% से 21% तक मुख्तलिफ रेंजेस हैं उसकी। हमारी तमाम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 18% पड़ता है। तो ये भी एक चीज़ है जो हम जिसको रीथिंक कर रहे हैं कि टैक्सेस की मद में बिजली की और जो हमारे वाजिबात हैं उनको पहले अदा करके, तो मुख्तलिफ चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आवाम को बिजली के रेटों के अंदर रिलीफ दिए बगैर हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती। और जो लोग, जो आप कह रहे हैं, जो कम आमदन वाले लोग हैं, उसको हुकूमत सपोर्ट भी बहुत करती है। इस वक्त तकरीबन कोई बजाय 35 रुपए के जो हमारा एवरेज कीमत है, वो हमारे 200 तक के कंज्यूमर्स को बहुत सस्ती कीमत पे मिलता है। उसके अंदर हम कई 100 अरब रुपए की सब्सिडी देते हैं। 2% नहीं, 200 यूनिट तक के जो लोग हैं, अच्छा ठीक, कंजम्पशन है, वो जो तकरीबन 2-2.5 करोड़ हैं पाकिस्तान के अंदर सारिफीन, ख़ानदान, उनको बहुत कम कीमत के ऊपर बिजली मिलती है। लेकिन जो बाकी हैं वो उसका बोझ भी उठाते हैं। लेकिन वो 201 वाले की फिर एकदम डबल हो जाती है। कहीं ना कहीं तो स्लैब आएगा ना सर। अगर आप 250 कर लें, 251 पे आएगा, 300 कर लें, 800 कर लें, तो 801 वाले पे। अच्छा, तो इसमें आगे जो लिखा है इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स किस चीज़ का है? ये इनकम टैक्स
ये इनकम टैक्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को अक्सर को नहीं होता। ये इनकम टैक्स वो जब जी बिजनेसेस आना शुरू हो जाती हैं और वो है वो उनके लिए इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए, कमर्शियल यूजर्स के लिए, उनके लिए है। और जो लोग नहीं हैं, जो लोग हमारे टैक्स मसलन हम तो टैक्स दे देते हैं ना, तो वो आपके तनख्वाह से कट जाती है, वो आपके टैक्स के अंदर और उसके बावजूद भी हमारे बिल में ये नहीं, वो आप बिल को रख के आप साल के एंड में अपने टैक्स के जब रिटर्न्स फाइल करते हैं उसमें आपके टैक्स के अंदर मिन्हा होगा। ये अच्छा, ये जी एडजस्टेबल होता है। आगे एक फिर चीज़ है जिसको मैं पहचान नहीं सकता, फर्दर टैक्स। ये भी मुख्तलिफ वो टैक्सेस की जी शरह है जो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ली जाती है। टैक्स का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर है ना सर, उसके ऊपर बेसिकली 18% ही पड़ता है। जो अच्छा। बाकी है वो हमारे कारोबार और बिजनेस के ऊपर पड़ता है, जिसको भी रीथिंक हम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, FBR के साथ मिल के। आगे फिर है रिटेलर टैक्स, ये क्या चीज़? ये मुख्तलिफ कारोबार की जो मद है और एक्टिविटीज़ हैं उनके ये टैक्सेस हैं जो कि अक्सर एडजस्टेबल हैं आगे। और ये फिर आगे सब एक खाने में लिखे गए हैं, GST ऑन FPA, ED ऑन FPA, फर्दर टैक्स, हाँ एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ये मुख्तलिफ टैक्सेस की मद है जिसके अंदर जो जिसको जिसके कारोबार और एक्टिविटी के मुताबिक वो उसको अप्लाई होता है। तो अगर आप ओवरऑल हमारे कंज्यूमर्स को देखें तो कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ सेल्स टैक्स पड़ता है, कुछ हैं जो कारोबारी हैं उनको इनकम टैक्स भी लगता है, उनको और चीज़ें भी लगती हैं जो कि उनकी टैक्सेस के अंदर एडजस्टेबल होती हैं और वो पास ऑन हो जाता है। वैसे हुकूमत की सफ़ों में ये एहसास है कि इस वक्त बिजली के बिल से लोग तंग है और ये बिजली का बिल इस हुकूमत हमारी मेरे ख्याल में पहली फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम अपने बिजली के बिलों को कम करें। और ये बोझ कई दिहाइयों का है और ये बोझ का जो हुजम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है 2018 के बाद, और वो रुपए की कदर नीचे जाने से बड़ा है और सूद की कदर ऊपर जाने से बड़ा है। और हमने इत्तेफाक से उन्हीं 5 सालों में 2013 से 18 में बहुत सारे कर्जे लिए ये प्लांट लगवाने के लिए और IPPs के ज़रिए, और उन कर्ज़ों को हमने 100 रुपये की वो डॉलर की रेट पे लिया, वो 285 चला गया। अगर सिर्फ डॉलर और सूद की शरह वही रहे जो 2015 में नवाज शरीफ साहब के वक्त में लगाए हुए प्लांट्स के वक्त थी, तो आपका इस वक्त फ़ी यूनिट कीमत कम से कम 6 से 7 रुपए जी कम होती। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और IPPs के मौजू पे भी अवैस अहमद ख़ान लगारी साहब से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर तवानाई जनाब अवैस अहमद ख़ान लगारी साहब। लगारी साहब, ये जो कुछ लोगों को मुफ्त बिजली मिलती थी, पिछले दिनों हुकूमत की तरफ से बात आई थी कि शायद उसको विड्रा किया जा रहा है, तो उस पर कुछ हुआ? वो सर फेक थी न्यूज़। हाँ, हमने कोई इस किस्म का ऑर्डर नहीं पास किया और ना ही मुफ्त बिजली की कोई चीज़ नामी कोई चीज़ है किसी भी कंपनी के अंदर। नहीं, सरकारी अफसरान को, वज़रा को, इनको मुफ्त बिजली नहीं है, किसी को नहीं है सर। या ऐसा होगा कि उनकी अदायगी हुकूमती ख़जाने से होती हो? नहीं सर, सब खुद पे करते हैं। कुछ का था, कुछ हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के अंदर थी, हमने जब ख़त्म की थी तो कुछ लोग हाई कोर्ट के अंदर गए थे, वो अभी तक केसेस कोर्ट्स के अंदर हैं। लेकिन ऐसे बहुत चंद कोई चीज़ जगह होंगी जहाँ कोर्ट्स के स्टे की वजह से अगर कोई रुका हो तो रुका हो, वरना बिजली मुफ्त देने का कोई सीन नहीं है। जजेस को भी नहीं मिलती? नहीं सर, किसी को नहीं मिलती। अच्छा, तो ये जो IPPs का मसला है, IPPs के बारे में आजकल गवार एजाज बहुत एक्टिव है और वो ये कह रहे हैं कि जी इसका हल हो सकता है, लेकिन हुकूमत हल नहीं कर रही। मेरे ख्याल में हुकूमत का हल निकालते हुए हुकूमत को देखकर लोग एक्टिव हो रहे हैं। ये लोग एक्टिव शायद कोई महीना डेढ़ पहले हुए हैं। जी जी। हमने IPPs के ऊपर काम को 3 महीने से शुरू किया हुआ है। फिर इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, काम हो रहा है, फिर वो उसकी बेसिस के ऊपर हर एक कहता है काम हो ही रहा है तो मैं भी उसमें हिस्सा डाल लूँ। बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? सबको हिस्सा डालना चाहिए। हाँ। इसमें आपको, मुझे, सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम लोग बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम तमाम IPPs को एक एक केस को स्टडी कर रहे हैं और काफ़ी तफसील में पहुंच चुके हुए हैं।
कहाँ किसके अखराजात और किसके जो हमें चार्ज किए जा रहे हैं मामलात कौन से जायज़ हैं और कौन से इस किस्म के हैं जिनको रिव्यू की ज़रूरत है, और वो हम उसकी जस्टिफिकेशन अपने रीजनल कीमतों से निकाल रहे हैं, बाकी जो तमाम उनकी एग्रीमेंट्स हैं उनको देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि हम अपने इन सब IPPs के साथ बैठ के और बाहमी मुशावरत और मिल बैठ के इस ऐसी पोजीशन पे पहुँचेंगे जहाँ हमारी बिजली की कीमतों के ऊपर इसका बेहतर असर आएगा, और वो भी अपने रिटर्न ज़्यादा रैशनलाइज करेंगे। क्योंकि जिस ज़माने में जो IPP लगा, बदकिस्मती पाकिस्तान की हुई, जब हम बिल्कुल अंधेरों में पहुंच जाते हैं तब बहुत जल्दी होती है हमें बिजली लगाने की। जब बहुत जल्दी होती है तो उस वक़्त पाकिस्तान के हालात भी देखने होते हैं क्या हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी सही नहीं होती। उस वक़्त आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मिलती, आप मुकाबले करवा के कंपेटिटिव बिडिंग के ज़रिए नहीं करते। जहाँ जहाँ हमने पुरसकून तरीके से कंपेटिटिव बिडिंग में प्लांट्स लगाए हैं, उन जैसे एफिशिएंट और सस्ते प्लांट कोई लगे भी नहीं हैं, ये भी हकीकत है। तो बदकिस्मती से जब महंगी बिजली ख़रीदी हो और वो लोग अपनी कमाई कर चुके हों, तो उस वक़्त ऐसी ऐसी कोई चीज़ें निकल आती हैं जिसके ज़रिए आप ज़्यादा रैशनल उन कीमतों को कर सकते हैं। और वही हम करना ऑडिट करेंगे। फॉरेंसिक ऑडिट हम हर किस्म की वो इंक्वायरी और ऑडिट करेंगे जिसकी ज़रूरत होगी, और कर भी रहे हैं उसका ऐलान। और हम ज़्यादा बैंड बाजे नहीं बजाते, हम आराम से बैठ के काम करें, लेकिन ये हमारा अपना एक मिशन है जिसको हमने हुकूमत में जब आए थे तो प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद बिजली के सेक्टर के रिफॉर्म्स कुछ अप्रूव किए थे, और ये उन रिफॉर्म्स का एक बहुत कलीदी हिस्सा था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी हो भी चुकी है, और इंशाअल्लाह हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको अनफोल्ड भी करेंगे। लेकिन नेपरा कह रहा है कि IPPs के माहदों को रिवाइज नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता जब तक बाहमी मुशावरत ना हो, कोई इसमें शक नहीं है। आपने रेकोटेक की तरह $900 मिलियन का वो जुर्माना भरना है, तो हम लोग बड़ी केयरफुली, इसीलिए हम लोग ज़्यादा बैंड बाजे नहीं बजा रही है। तो जो हुकूमत में नहीं होता वो अफोर्ड कर सकता है कि इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, वो भी अब दोबारा रीथिंक करना शुरू हो गए। कई लोग तो ये भी हंसते हैं इस बात के ऊपर, क्या पता जिसके पास IPP नहीं है, जिस कारोबारी के पास, उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तकलीफ हो रही है कि IPP वाला ज़्यादा पैसा क्यों कमा रहा है। अच्छी बात है। उन्होंने आदाद शुमार दिए हैं कि कैपको को माली साल में 2024-23 का जो माली साल है उसमें 2 पावर प्लांट्स को 46 अरब रुपए अदा किए गए, जिनमें 1 यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की गई। इसी तरह 15% लोड फैक्टर्स पर बिजली पैदा करने के लिए 3 प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा किए गए। गुज़िश्ता माली साल में IPPs को 1.93 खरब रुपए अदा किए गए। तो जब आदमी गरीब देखता है कि मैं लाखों में बिल दे रहा हूँ और दूसरी तरफ जो है बाज़ सरमायाकारों को उनको मुफ्त में अरबों रुपए मिल रहे हैं बगैर इस किस्म के फिगर सुनने में आए हैं। ये फिगर शायद कुछ हद तक सही भी हों, हाँ, लेकिन ये फिगर्स आपको अलग लेके कोई ऐसी बात नहीं, आप एक कहानी नहीं बना सकते उसकी। देखें, ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में 100% वक्त, हाँ, साल में 8,760 गालिबन घंटे होते हैं। आप 8,760 घंटे में हमें जो बिजली चाहिए हर वक्त वो है सिर्फ 8,000 मेगावाट। फिर तकरीबन कोई 2,000 ऐसे घंटे होंगे जहां आपको 25,000 मेगावाट चाहिए होगी, या 100 घंटे ऐसे होंगे जहां आपको 25,000 मेगावाट चाहिए होगी। लेकिन अगर आप वो उन घंटों के लिए जो आजकल हैं, अगर आप उन घंटों के लिए बिजली की सख्त पैदा करने की ना बनाएं, तो आपको उन घंटों में मुल्क में बिजली नहीं मिलेगी। उसको कहते हैं लोड शेडिंग। लोड शेडिंग फ्री करने के लिए बिजली की पैदा करने की कैपेसिटी इतनी बनानी पड़ी ताकि वो बिजली पीक आवर्स के अंदर आपको पूरी हो। पाकिस्तान के अंदर सर्दियों में मांग 8-9 हज़ार तक चली जाती है, और गर्मियों में उसकी मांग 28-29 हज़ार मेगावाट तक जाती है। आपने 28-29 हज़ार के लिए प्लांट्स लगाने होते हैं। उन प्लांट्स की 2 किस्म की कीमतें होती हैं। एक प्लांट को उस मौके के ऊपर हाजिर रखना, और एक उसके अंदर तेल या कोई और चीज़ डाल के बिजली पैदा करना।
वो जो बिजली पैदा करने का अमल होता है वो तो यूनिट के मुताबिक होता है, लेकिन उस प्लांट को वहाँ खड़ा करना, उसको रखना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, उसके ऊपर रिटर्न कमाना, उसका सूद देना, उसका कर्जा वापस करना, ये वो चीज़ होती है जिसको आप कैपेसिटी पेमेंट करते हैं। नहीं, आप काबिल आदमी हैं, आप तो हर चीज़ की सफाई कर सकते हैं, लेकिन क्या असल वजह ये नहीं है कि IPPs के मालिकान में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत के लोग भी हैं और PTI की क़यादत के लोग भी हैं, और उन्होंने आपके हाथ पाँव बांधे हुए? हमारे हाथ पाँव इस मामले में कोई, मैं लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, कोई नहीं बांध सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, हमारे लोगों का इंटरेस्ट है और हमारी जमात के अंदर कंप्लीट क्लैरिटी है कि कोई एलिटिस्ट किसी का इंटरेस्ट हमने वॉच नहीं करना। इसलिए आइंदा कुछ हफ्तों में और चंद महीनों में आपको जो चीज़ें अनफोल्ड होती दिखाई देंगी वो हमारी सिर्फ आवाम के इंटरेस्ट के अंदर होंगी और किसी के इंटरेस्ट में नहीं होंगी। ये जो अभी IPPs के सिलसिले में आप लोग चाइना गए हुए थे, तो चीन से आम तासुर ये कि जी आप लोग मायूस लौटे? नहीं, हम चीन से उस वक़्त हम मायूस नहीं लौटे जब 2015 में पूरी दुनिया में और कोई हमारा बिजली के प्लांट्स लगाने वाला कोई नहीं था, और चीन ने आगे सारी इन्वेस्टमेंट की हमारे पावर सेक्टर में, और चीन हमारे पावर सेक्टर का बहुत अच्छा पार्टनर है। हम उसको पार्टनर इन ग्रोथ अपने जी समझते हैं। और हमारी जो चीन के साथ बातचीत हुई है उसमें हमने जो चीन के पावर प्लांट के जो कर्जे हैं उनको रीप्रोफाइल करना की बात की है, जहां हमें कोई वक्त मिले ज़्यादा कर्ज़ों का, और हमारी कोई और कंडीशंस हमने उनके सामने रखी हैं ताकि उनके अपने IPPs भी सस्टेनेबल रहें। अगर यही हालत रहेगी तो उनको खुद वापस पैसा नहीं मिलने वाला। तो हमने उनके साथ एज पार्टनर्स जाके बात की है, और हमने इम्पोर्टेड कोल से लोकल कोल के ऊपर भी शिफ्ट करने की सलीम साहब बात की है। तो उन दोनों एरियाज़ के अंदर हमारे साथ मिल बैठ के इसको तफसील से स्टडी करना, जो कि बहुत एक कम अरसे में इंशाल्लाह हो जाना चाहिए, उसकी हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, और हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत तेज़ी से पेशरफ्त भी कर रहे हैं। उनका रिस्पांस पॉजिटिव था? हमेशा की तरह। अच्छा, पॉजिटिव से भी ज़्यादा पॉजिटिव था। पिछले 3-4 साल चाइना ने काफ़ी एक कोल्ड रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ था, जब पिछली हुकूमत थी जानबूझ के जो CPEC को पीछे किया गया था, लेकिन अभी CPEC एक नई इंशाल्लाह ज़ोर व शोर के साथ उसका आगाज़ भी हो रहा है, और हमारे पावर सेक्टर की रीप्रोफाइलिंग के ऊपर भी बहुत सीरियस है वो। तो ये रीप्रोफाइलिंग कब तक हो जाएगी? ये सलीम साहब कोई वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये इंशाल्लाह जल्दी होगी। इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी होगी, क्योंकि हर कंपनी के साथ बैठ के अलग अलग हमने नेगोशिएट करना है। अच्छा, इसमें कितने % IPPs सरकार के अपने हैं? हमारे IPPs जी काफ़ी हैं, मुझे करें एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, लेकिन हमारा जो हिस्सा है, जो 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 CPEC के IPPs हैं वो कोई भी सरकार के नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट के तहत लगे थे G2G के अंदर, जहां हुकूमत पाकिस्तान ने भी सॉवरेन गारंटीज अपनी दी थी। और नहीं, लेकिन उससे पहले मैं मजमूई तौर पर कह रहा हूँ कि मजमूई तौर पर जो हमारे IPPs है उसमें सरकार के कितने % है? हम लोग अक्सरियत में हुकूमत के जो हुकूमत के जो पावर प्रोड्यूसिंग हैं वो वापडा भी है, हमारे गैस प्लांट्स भी हैं, हमारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स भी हैं, हुकूमत के अपने एक कोयले का प्लांट भी है, हमारे जनरेशन कंपनीज़ हैं, उसके अंदर 2-3 प्लांट इस वक्त एक्टिव है। हमारी अक्सरियत है, हुकूमत पाकिस्तान के प्लांट अक्सरियत में हैं। तो अपने प्लांट्स पे तो आप कम कर सकते हैं? अपने प्लांट्स में हम जी कर्जा और उसका सूद नहीं कम कर सकते, लेकिन एक चीज़ होती है मुनाफा, रिटर्न ऑन एक्विटी, वो हम ज़रूर कम कर सकते हैं, और वो भी हमारी इस्लाहात में से एक, जो इस्लाहात है वो उसमें से एक है। और कोई उससे कुछ असर ज़रूर पड़ेगा रेट के ऊपर। अच्छा, एक अभी ज़ाहिर बात है कि हम तो वक्ती तौर पर के मसले को देखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हम ज़हन में नहीं रखते। तो कोई पानी से बिजली बनाने के कोई मंसूबे आप बना रहे हैं? जी, अगले जो 10,000 मेगावाट हैं सलीम भाई, वो सारा जी पानी से पैदा करने वाली बिजली आ रही है आपके सिस्टम में। उसमें कोई जी थर्मल नहीं है, कुछ नहीं है, सोलर है जो आपको नेट मीटरिंग की शक्ल में भी दिखाई देती है, और हम सारी रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं। अगले जितना भी इजाफा होगा आपका पानी के ऊपर होगा, लेकिन
आज से 10 साल के बाद फिर कह रहे होंगे पानी के बिजली वाले जो प्लांट्स हैं वो इतनी महंगी बिजली क्यों तुम लोगों ने दी। तो ये भी मैं आपको बताता जाऊं कि आज दुनिया में सोलर और विंड पानी से सस्ती है, लेकिन हमारे पास क्योंकि पानी के ज़राए हैं तो हमने उसको इस्तेमाल करने के फैसले पहले से कर चुके हुए हैं, हमारी हुकूमत ने नहीं किए, पहले से हुए हुए, वो भी हम रिव्यू कर रहे हैं। यानी आपको पानी से पैदा होने वाली बिजली पहले 10-12 साल में, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरत होती है, कर्जा ज़्यादा होता है और पहले 10 साल में उसकी अदायगी करनी होती है, तो पानी से पैदा होने वाली बिजली आपको पहले 10-12 साल के अंदर सोलर और विंड से ज़्यादा महंगी पड़ती है। लेकिन वो आपका दिन रात की बिजली होती है, महीने साल में कुछ महीने हैं लेकिन दिन रात होती है, उन महीनों के लिए बेस लोड होता है। सोलर और विंड जो होती है वो आपकी कोई एक रात को होती है और एक दिन को होती है, तो आपको फिर भी उसको बैकअप रखने के लिए एक बेस लोड नामी एक चीज़ पर, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पूरा जी सेक्टर है। लेकिन हमने ऐसी बहुत सारी फॉल्ट लाइंस जो नुक्स हैं उसके अंदर वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिसके ऊपर अमल करने के बाद हमारा मुल्क रीजन में बहुत सस्ती बिजली इंशाल्लाह प्रोवाइड कर रहा होगा। कायद-ए-आज़म सोलर प्लांट कैसे चल रहा है? सोलर पे चल रहा है। हाँ, तो वो ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। उसके अंदर भी कुछ गुंजाइश है, उसकी जो फिक्स्ड ऑपरेशंस हैं वो कुछ महंगे हैं, उसको भी हम रिवाइज़ करें। तो हम हुकूमत के प्लांट्स के अंदर भी बहुत सीरियस रिविजन्स को देख रहे हैं। एक लोडशेडिंग का जो कुलिया आपने बनाया हुआ है कि जो पिछले प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी कि जो डेस्को कम बिजली बिल वहाँ पे लोग अदा करते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर पेस्को में मैं रिहाइश पजीर हूँ, मैं बर वक्त बिल भी दे रहा हूँ, मैं सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन आप चूँकि उधर से आपको कमाई कम होती है, बिल कम अदा होते हैं, तो उसकी सज़ा मुझे भी मिलती है, मुझे भी लोड शेडिंग सर पूरी कंपनी के इलाके का बोझ आपके ऊपर नहीं आ सकता। जिस फीडर पे आप हैं, हाँ, ग्रिड स्टेशन से जो तारें निकलती हैं और एंड होती है जिस जगह पे, उस फीडर पे अगर नुकसान एक ख़ास जी सतह से ज़्यादा होता है तो हम उस नुकसान की सतह के मुताबिक लोड शेडिंग करते हैं। जहाँ 80% से ऊपर नुकसान होता है वहाँ 12-12, 16-16 घंटे बिजली नहीं आती। जहाँ 10%, 20% नुकसान होता है वहाँ 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लेकिन अभी हमने एक PSDB के अंदर भी प्रोजेक्ट किया और कंपनीज़ के नए बोर्ड्स को भी हदायत की है कि अगले 4 महीने में हम ट्रांसफार्मर्स के ऊपर मीटर लगाएंगे, और वो मीटर नहीं लगते, वो ट्रांसफार्मर मीटर वाला होता है, ताकि उस पूरे फीडर के ऊपर अगर आपका मोहल्ला है उसको एक ट्रांसफार्मर फीड कर रहा है, और अगर वो मोहल्ला अच्छा पेमेंट मास्टर है और पे मास्टर अच्छा है और चोरी नहीं हो रही, तो उस चाहे फीडर के किसी और हिस्से में बंद भी हो चोरी की वजह से, आपका ट्रांसफार्मर बंद नहीं होगा। अच्छा। तो हम इस सिस्टम को भी लेके आ रहे हैं ताकि ये जो बिज़नेस यूनिट हमने एक पूरा फीडर को बनाया हुआ है कि फीडर का नुकसान कितना है, वो हम उसको ले जाएं ट्रांसफार्मर की सतह पे कि ट्रांसफार्मर का नुकसान कितना है। उसके ऊपर जब लेके जाएंगे तो एक ही चोरी वाली फीडर के ऊपर कई इलाके ऐसे होंगे जहां ट्रांसफार्मर्स ऑन भी होंगे और कई ऐसे होंगे जहां ऑफ होंगे चोरी की वजह से। लेकिन अभी तो ये इंतहाई जालिमाना सिस्टम है ना, कोताही आपके महकमे की है या फिर महकमे की भी है? हाँ, औरों की भी है, और उनकी भी है, या उसके साथ साथ सूबाई हुकूमत उनकी भी है, क्योंकि पुलिस उनके पास होती है, और वहाँ के लोगों की भी है कि वो बिजली चोरी नहीं रोक सकते और उसकी सज़ा बिजली का बिल अदा करने वाले को भी दी जा रही है। तो ये तो इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। जी हाँ, लेकिन ये जेब के तकाज़ों के मुनाफी नहीं है। तो जेब मतलब सिस्टम बैठ जाएगा, हाँ सिस्टम बैठ जाएगा। इसीलिए हम ये इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं ताकि वो ना इंसाफ़ी को बिल्कुल मिनिमम लेवल के ऊपर ले जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो अवैस अहमद खान लगारी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे मेहमान हैं जनाब अवैस अहमद खान लगारी साहब, वफाकी वज़ीर तवानाई। पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि हम बोर्ड्स बना रहे हैं और उनसे काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा और ये जो डेस्कोस की इजारादारी है ये ख़त्म हो जाएगी, तो वो उसका क्या हुआ? कोई सर, हमारे कुल डिस्कोस 11 हैं, उनमें से 6 डिस्कोस के ऊपर स्टे है
5 का चेंज हो गया है। अच्छा, 5 के चेंज हो गए, हमने कानून उसके लिए चेंज किया और जैसी स्टे 20 तारीख को उम्मीद है ख़त्म होगा, तो जब होगा, जब जाएंगे हम फाइट करेंगे। अगर कोर्ट ने मेहरबानी करके हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल प्रोसीजरल इशू था, वो कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह बोर्ड इन प्लेस आ जाएंगे। जो आ गए इन प्लेस, उन्होंने वॉर फुटिंग के ऊपर 4 बेसिक कामों के ऊपर आगाज़ किया है। एक, उन्होंने सीनियर लेवल की जो पोजीशंस हैं उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर, उसको बिल्कुल जी मेरिट के ऊपर रिव्यू करें, कौन सा अफसर इस काबिल है काम करने की कि नहीं, और किसको चेंज करना है और किसको नए लोगों को लेके आना है, बिल्कुल सिफारिश के बगैर। उसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी मिनिस्ट्री की। दूसरा, उनका सबसे बड़ा जो हदफ है वो है कि जो लॉस मेकिंग फीडर्स हैं, आपके जहाँ नुकसान हो रहा है, उनको किसी नए मॉडल के ज़रिए उनके नुकसानात बंद कराएं। उनको आउटसोर्स करते हैं, ठेके पे देते हैं, जो भी करते हैं उनको ख़त्म करें मामले को। तीसरा उनका है ट्रांसफार्मर्स को, आपकी जो मैंने अभी अर्ज़ किया आपको कि ट्रांसफार्मर लेवल पे मीटर लगवाएं, ताकि नाइंसाफ़ी लोगों के साथ जो बिल पे कर रहे हैं वो ख़त्म हो। और जो चौथा सबसे बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि जब आपका कोई बिजली के महकमे के अंदर मसला हो, ट्रांसफार्मर जल जाए, मीटर जल जाए, मीटर चेंज कराना हो, नया लगवाना हो, तो आप किसी की सिफारिश ना ढूंढें। MNA और MPA के वो डेरों पे लोगों को ना आना पड़े, सरकारी अफसरों से सिफारिशें ना करवानी पड़े। और जिस तरह 11-22 का सिस्टम है ना, फ़ोन सुनते हैं और उसमें अमल करते हैं, वो 11-8 हमारा है, 118 के नाम पे कंप्लेंट नंबर है, जो शायद किसी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में यकीन ही किसी को नहीं है। तो वो उस 11-8 वाला जो नंबर है उसको एक्टिवेट करवाने के बाद उसके ऊपर सही तरीके से लोगों को कस्टमर केयर दें, ताकि अवैस लगानी के पास बतौर वज़ीर या MNA के मेरे जी देरे के ऊपर कोई बंदा बिजली का काम लेके ना आए, और बिजली का जो महकमा है वो ऑटोमेटिकली लोगों के काम करे। तो हमारी ये 4-5 बेसिक हमने उनको ये टारगेट्स दिए, और उसके ऊपर उन्होंने फुल स्केल के ऊपर काम भी शुरू कर दिया। दूसरा वादा आपने किया था डेस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का, तो उसका क्या हुआ? सलीम भाई, अगले साल इंशाल्लाह मई के महीने में पहला इश्तिहार आएगा। कितनी डिस्कोस का आता है वो हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हम रखेंगे अभी नियर फ्यूचर में, प्राइवेटाइजेशन कमीशन रखेगी, वो बताएगा कि मार्केट में कितने कारोबार सामने प्राइवेटाइज करने की सख्त है उसको ख़रीदने की। हम सारी प्राइवेटाइजेशन के लिए कंपनी तैयार कर लेंगे, उसकी उस एडवाइस के मुताबिक कि हुजम कितना मार्केट ले सकती है इन्वेस्टमेंट का, हम लोग इंशाल्लाह मई 2025 में पहला जो हमारा एक ग्रुप ऑफ डिस्कोस होगा, चाहे 2-2 हो, 3-3 हो, 1-1 हो, उस हुजम के मुताबिक हम लोग उसको पेश कर देंगे। और अगले 2 से 2.5 साल के अंदर हमारी मलकियत के अंदर सवाए 2 डिस्कोस के, एक जी क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और दूसरी जो ट्राइबल एरिया की आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उन दोनों कंपनीज़ के बहुत और इशूज़ हैं। उनके अलावा बाकी तमाम आपकी जितनी भी 9 डिस्कोस हैं वो अगले 2 से 2.5 साल में अल्लाह की मेहरबानी से प्राइवेटाइज हो जानी चाहिए। तो ज़्यादा इश्यूज तो आपको पेस्को और क्रेस्को में थे, तो आप उनको प्राइवेटाइज नहीं पेस्को को कर रहे हैं सर। हाँ। पेस्को को कंसेशन एग्रीमेंट के ऊपर प्राइवेटाइज कर रहे हैं हम। हाँ। सिर्फ कैस्को और जो ट्राइबल एरिया वाली है वो टेस्को, हाँ टेस्को, जो पेस्को का एक हिस्सा है सर, हैदरा ये हज़ारा की नई जो कंपनी बनी है उसको भी कर रहे हैं, पेशावर को भी कर रहे हैं। सिर्फ जो जी ट्राइबल एरिया है उसको अभी नहीं कर रहे। और कोयटा ट्राइबल एरियाज का वजह क्या है सर? उसको उसके अंदर कोई और इनग्रेड काफ़ी बेसिक इश्यूज़ हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज़ हैं, एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ हैं, लोगों के ट्रेंड के इश्यूज़ हैं, उसको हम अलग एड्रेस करके अभी प्राइम मिनिस्टर ने पूरे बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल्स के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया शमसी तवानाई का। उससे हमारा 50-60 अरब रुपए का नुकसान की बचत होगी, इसी साल बचत होगी इंशाल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी कीमतों को नीचे लाने में पुश करेंगी इंशाल्लाह। और सूबाई हुकूमतों की तरफ से ताउन आपके साथ किया जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में ताउन की पेशकश उन्होंने की थी। हम लोगों ने उनके कहने के ऊपर काफ़ी सारे फीडर को बिजली की फरहमी भी शुरू की ताकि उनको इनकरेजमेंट मिलती जहाँ चोरी हो रही थी, लेकिन उसके रिज़ल्ट कोई अच्छे नहीं आए। तो हम दोबारा रीथिंक करके उनसे बात करेंगे, उनको वो करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और हल नहीं है। अच्छा, एक इशू जमात इस्लामी का धरना जारी है बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़, तो उनके साथ आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हमारी हुकूमत ने इंगेज किया हुआ है जमात इस्लामी के हमारे जी भाइयों के साथ
लेकिन कल भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी काबीना के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी जो बहुत टेलीवाइज भी हुई थी। उस बड़ी क्लियर बात है, ये कोई सियासी कोई मुकाबले नहीं है इस इशू के ऊपर। दिस इज़ अ नेशनल इशू। इसके ऊपर हुकूमत अपोजिशन की जमातों से ज़्यादा आगे काम कर रही है। जहाँ वो सोच रहे हैं हम इस वक्त 4 कदम आगे हैं, वो मेरे ख्याल में ये वाहिद इशू है जहाँ हुकूमत को अपोजिशन ट्रेल कर रही है। हुकूमत को गौर एजाज ट्रेल कर रहा है। अच्छा ट्रेल करता रहे ताकि उसकी आवाज़ ज़्यादा उठे। हमें तो ये इसकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी चाहिए इस इशू की, ताकि हमारे इस इश्यूज़ के लिए, IPPs के इशू के लिए, बिजली कीमत कम करने के लिए एक ओवरऑल पब्लिक सपोर्ट ताकि वो जी जनरेट हो। तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर सियासत करना ये इसकी कोई तुक नहीं है। सियासत नहीं, वो कहते हैं कि देखिए अगर हुकूमत संजीदा होती, वो कहते हैं अगर हम सियासत करते तो हम डी चौक जा सकते थे, हम डी चौक नहीं जा रहे हैं, अभी इधर बैठे हैं लियाकत बाग में इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो संजीदा हैं। लेकिन हुकूमत की जो कमेटी है वो उसमें उन्होंने आपको नहीं डाला, बग़ैर मुतालिका वो ज़रा आए। मुझे जैसी हुकूमत कहेगी बीच में आ जाओ, मैं आ जाऊँगा। मुझे तो उनसे कोई शर्म नहीं है। मेरे तो जी लियाकत बलोच साहब और ये सारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे तो वाले साहब के ज़माने के दोस्त हैं। तो मुझे उनसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो उनका भाई हूँ और हम सब भाई हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़ी बात क्लियर करूँ, हुकूमत जितना इस काम के अंदर संजीदा है उतना कोई आज तक नहीं रहा। और हम लोग मेजर रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। जो चीज़ गलती इस सेक्टर के अंदर है उस सब को मैं असेंबलियों के अंदर, सेनेट के अंदर तस्लीम करके उनके हल बता के और उनका जो टाइम फ्रेम है उसके साथ हम बता चुके हैं कि ये मसला कब हल होगा, इसका क्या कीमत के ऊपर असर पड़ेगा और ये किस तरह हल होगा। लेकिन हाफिज़ नईम रहमान साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ ओपन मुनाजरा किया जाए, मैं तैयार हूँ इस हुकूमत को मौजूदा अरेंजमेंट के साथ रेट कम करने का तरीका बताने के लिए। वो रेट कम करने का तरीका हमें वो मुआहदा, वो आज ओपन मुनाजरा कर लें, ग्रेट डिबेट कर लें, अपने साथ 4 इंजीनियर्स भी ले आए। मैं अकेला उनके साथ बात करने को तैयार हूँ। हमारे पास उनके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार, हम हर वक्त तैयार। हमने कब नहीं किया, ये तो पब्लिक इशू है। तो हम लोग तो हर रोज जो टीवी के ऊपर बात करते हैं, आप जैसे मेहरबान हमें बुलाते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, हम तो उसकी फॉल्ट लाइंस खुद आइडेंटिफाई। आप प्लीज पिछले 1.5-2 महीने के हमारे इंटरव्यूज देखें, अब हमारे सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर बयानात देखें, वहाँ हमारे मुनाजरे होते हैं। जमात इस्लामी भी खड़ी होती है, MQM भी खड़ी होती है, पीपल्स पार्टी भी होती है, हम भी होते हैं, एलाइज भी होते हैं, PTI भी होती है, और ये खुले मुनाजरे होते हैं। अगर मैं अगले हफ्ते अरेंज करूं तो हाफिज़ साहब को मना लूं तो आप तैयार हैं? सर जब मर्जी हाफिज़ साहब, मेरे ख्याल में हाफिज़ साहब उससे पहले रवाना हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, उसके साथ वो अच्छी खबरें कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की शे हासिल है इस धरने को? नहीं, हमारी शे हासिल नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। लेकिन अल्लाह हर इंसान को इस किस्म के इश्यूज़ को हाईलाइट करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये सियासी इशू नहीं है, ये हमारा इशू है, ये मुस्लिम लीग नून का इशू है, ये नवाज शरीफ का इशू है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इशू है, ये हमारी काबीना का इशू है, ये हमारे एलाइज का इशू है। लेकिन तब तक अगर वो बैठे रहे तो आप तैयार हैं उनसे बात करने? नहीं, वो ना भी बैठे रहे फिर भी तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब अवैस अहमद खान लगारी साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, इस तवक्को के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। सलीम साफ़ी और जिरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।